सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं राजकीय हाई स्कूल गंगरौआ आगरा से विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती नेहा अग्रवाल आज कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये आपकी एनसीईआरटी के पुस्तक में दूसरा पाठ है, तो अध्याय दूसरा। इस पाठ में हमें ये तीनों अम्ल, क्षारक और लवण को अलग अलग पढ़ना होगा। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, उनका अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर हमें क्या देते हैं? H आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो वही लिखा है अम्ल की परिभाषा। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप यानी H आयन में उपस्थित रहती है। इसके उदाहरण जैसे HCl कई बार सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल इत्यादि। वास्तव में क्या होता है कि ये जो H आयन है ना, ये एकांत रूप से नहीं रह सकता। ये इसलिए क्या करता है, जल के एक और अणु से संयुक्त होकर क्या बना लेता है? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए कई बुक्स में लिखा हुआ है कि जल में घुलकर अम्ल H आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों बनता है वो H3O आयन? क्योंकि ये H आयन अपने एकांत रूप में नहीं रह सकता। तो वही एक इम्पोर्टेंट नोट है ये। वास्तव में जल में वियोजित होकर अम्ल के अणु से हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। ये H आयन एकांत रूप से नहीं रह सकता, इसलिए ये जल के अणु से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए HCl एक्वस यानी जल में से हमने घोल दिया, तो इसमें क्या दिया? H+ दिया और Cl नेगेटिव। ये दोनों क्या है? आयन है। ये धनायन और ये ऋणायन। तो मुख्य इसमें अम्ल है, तो क्या दिया? H आयन। अब ये H आयन जल के अणु से संयुक्त हो गया, जुड़ गया, और इसने क्या बना लिया? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि जल में घुलकर अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो हमें H3O+ या H आयन देते हैं। अब हम देख लेते हैं अम्ल के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा प्रबल अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी ये जल में क्या होगा? पूर्णतया वियोजित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, और हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या देगा? H आयन। जितने हमारे खनिज अम्ल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल। तो ये क्या है इसकी परिभाषा? ये वो अम्ल हैं जो जल में पूर्णतया विघटित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। उदाहरण क्या है इसके? H2SO4, HCl और HNO3। ये सभी तीनों क्या हैं? ये आपके खनिज अम्ल हैं। दूसरा प्रकार है दुर्बल। नाम से पता चल रहा है वीक, दुर्बल है, यानी ये जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे और हमें कम मात्रा में अपने H आयन देंगे। तो ये वो अम्ल है जो जल में पूर्णतया विघटित नहीं होते, अर्थात कम मात्रा में H आयन देते हैं। जो हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे CH3COOH, HCOH यानी फॉर्मिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये सारे हमारे कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल। तीसरा प्रकार है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल वो अम्ल होता है जिसमें जल की मात्रा कम से कम होती है। ये वह अम्ल है जिसमें जल की मात्रा कम से कम होती है। और तनु अम्ल जिसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये वह अम्ल है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, हमने दो परख नली ली A और B, एक को नाम दे दिया A और दूसरे को नाम दे दिया B। अब हमने इसमें मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा डाला और परख नली A में हमने HCl डाल दिया और परख नली B में हमने ये जो CH3COOH है, जो हमारा एसिटिक अम्ल है, वो डाल दिया। दोनों ही अम्लों की मात्रा बराबर है और सांद्रता भी बराबर है। तो किस परख नली में बुदबुदाहट ज्यादा तेजी से आएगी?
तो किस में आएगी? जो परख नली A है जिसमें हमने क्या डाला है? HCl। क्यों? क्योंकि HCl हमारा कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। और जबकि हमारा एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। तो जिस परख नली में हमने दुर्बल अम्ल डाला है उसमें यानी कि बुदबुदाहट कम, और जिसमें हमने प्रबल अम्ल डाला है यानी कि HCl डाला है जो परख नली A है उसमें बुदबुदाहट काफी तेज आएगी। अम्लों के भौतिक गुण ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जैसे कि हमारी इमली हो गई, दही हो गया, टमाटर हो गया, तो इन सब में क्या है? उपस्थित अम्ल है जिसकी वजह से इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि क्षारक होते हैं वो हमारे उल्टा करते हैं यानी कि लाल को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देती हूँ। जैसे अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड और नीले को हम सब कहते हैं ब्लू कलर। तो ए भी याद रखिए, एसिड और ब्लू, यानी एसिड ब्लू को कैसा कर देता है? लाल। तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल हमारा कैसे कर देते हैं? लाल। लिटमस एक हमारा सूचक है जो हमें बताता है कि कौन सी चीज अम्लीय है और कौन हमारा क्षारीय है। अभी हम जब क्षारक पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि वहां पे उल्टा प्रभाव हो रहा है, वहां पे लाल किसमें परिवर्तन हो रहा है? लाल रंग का नीले में। तीसरा हमारा गुण है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक यानी कोरोसिव होती है। अगर अम्ल के संपर्क में कोई भी कागज या कोई भी कपड़ा या त्वचा कोई भी इसके संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, गल जाती है। आप देखते भी होंगे, हमने लास्ट जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने जब संक्षारण पढ़ा था तो यही तो पढ़ा था कि जब हम अगर अम्ल की उपस्थिति में कोई भी धातु आती है तो वो क्या हो जाती है? गल जाती है। तो ठीक वही यहाँ पे लिखा है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है अर्थात अपने प्रभाव से कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चौथा हमारा गुण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा 4th 5th स्टैंडर्ड से कि कोई चीज चालन क्यों करती है? जब वो क्या करती है? आयनों में टूट जाती है यानी धनायन और ऋणायन देती है। वही विद्युत के चालक में हमारे सहायता करते हैं। तो अम्ल हमारे क्या दे रहे हैं? H आयन दे रहे हैं। तो इसका विलयन कैसा होगा? विद्युत का चालन करने वाला होगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जब भी हम अम्ल को घोलते हैं पानी में तो ये जो हमारी अभिक्रिया होती है ये होती है ऊष्माक्षेपी। इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है और तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि। जब कभी हमारे लैब में तनु अम्ल खत्म हो गया, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान के चलिए, और हमारा H2SO4 केवल लैब में सांद्रित वाला रखा हुआ है, तनु खत्म हो गया, तो हम उसका निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि हम एक बीकर या उसमें पानी ले लें और बूंद बूंद करके उस सांद्र अम्ल को जल में डालें हिलाते हुए। उल्टा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अम्ल में पानी डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि पानी में बूंद बूंद करके अम्ल करते हैं। अगर हमने इसके उल्टा कर दिया तो क्या होगा? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस उत्पन्न ऊष्मा से हम जल सकते हैं, और जिस बीकर में हम ये पूरी अभिक्रिया करवा रहे हैं उसकी वजह से वो बीकर, वो कांच का पात्र भी टूट सकता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हम जल में ही क्यों अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल को जल में क्यों नहीं मिला सकते? तो वही लिखा है यहाँ, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। इसलिए प्रबल अम्ल को तनु करने के लिए उनमें कभी भी जल नहीं मिलाते, बल्कि जल में अम्ल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाते हैं।
अन्यथा उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण छलककर बाहर आ सकता है और व्यक्ति जल सकता है, व साथ ही अधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा गुण है अम्ल का व्यवहार अम्लीय केवल जल की उपस्थिति में होता है, क्योंकि शुष्क दशाओं में अम्ल H आयन नहीं देते। अम्ल क्यों है? क्योंकि वो क्या दे रहा है? H आयन। और वो H आयन कब देगा? जब हम उसे जल में घोलेंगे। तो अम्ल की प्रकृति हमेशा जल में घोलने पर ही सामने आती है। शुष्क दिशाओं में कभी भी हमें H आयन नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस के रंग में यानी नीले रंग में परिवर्तन क्यों नहीं लाती? तो क्यों नहीं लाती? क्योंकि शुष्क दिशाओं में कभी भी हमें H आयन नहीं मिलते। H आयन न मिलने से वो अपनी जो अम्लीय प्रकृति है उसको नहीं दर्शाता। नेक्स्ट हमारा गुण है विलयन में H आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जैसे अगर आप ग्लूकोज देखेंगे, इसका सूत्र क्या है? C6H12O6 और एल्कोहल मतलब इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इन दोनों में ही H उपस्थित है, लेकिन इनको हम अम्लों के उसमें वर्गीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको घोलने पर इनको जल में घोलने पर हमें H आयन नहीं मिलते। इसलिए हर उस यौगिक जिसके पास H है हम उसका वर्गीकरण अम्ल वाली कैटेगरी में नहीं कर सकते। तो वही लिखा है यहाँ। जैसे ग्लूकोज एवं अल्कोहल जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, पर ये अम्ल नहीं, क्योंकि ये जल में घुलकर H आयन नहीं बनाते। ये आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि HCl HNO3 को हम अम्लों में वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि इन दोनों को क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जल में घुलने पर क्या नहीं देते? H आयन नहीं देते। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है कि जो आश्रित जल होता है यानी शुद्ध जल जिसे हम पीते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करता, और जबकि जो वर्षा का जल होता है, बारिश का जल होता है, वो क्या करता है? विद्युत का चालन। तो क्यों? एक्चुअली होता क्या है, जो आश्रित जल है वो न तो अम्लीय है न क्षारीय है। जब ना ये अम्ल है ना ये क्षार, तो हमें क्या नहीं देगा? ये आयन नहीं देगा। और हम जानते हैं विद्युत के चालन के लिए किसका होना अनिवार्य है? आयनों का। और जबकि जो हमारा बारिश का जल है उसमें क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलने पर यानी H2O प्लस CO2 ये दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं? कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और अम्ल बन गया तो अम्ल फिर किसमें विघटित हो जाएगा? आपका आयनों में, यानी 2H प्लस CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। और आयन आ गए तो आयन हम क्या करेंगे? किसमें मदद करेंगे? विद्युत का चालन करने में। इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन कर सकता है और आश्रित जल नहीं कर सकता। तो वही एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ लिखा है, आश्रित जल अम्लीय या क्षारीय नहीं होता, अतः ये विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस घुली होती है जो कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बनाती है, जो आयनों में विघटित हो जाती है। H2O जल CO2 दोनों घुल गए, एक दूसरे में मिश्रित हो गए, क्या बना लिया? H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, और ये किसमें विघटित हो गए? आयनों में, H आयन और कार्बोनेट आयन में। यहाँ पर भी आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कवर हो गया। अभी हमने ये सारे क्या पढ़े? इसके भौतिक गुण पढ़े अम्ल के। अब हम किस गुण की बात करते हैं? अब हम रासायनिक गुण का देखते हैं कि वो किस प्रकार है। पहला रासायनिक गुण हम देखते हैं अम्ल की धातु के साथ क्रिया। तो धातु और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? लवण, और एक गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये आपकी मुख्य इक्वेशन हो गई कि जब भी कोई
अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। जैसे उदाहरण देखते हैं, अम्ल ले लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या ले लिया धातु, जिंक ले ली। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ZnCl2 लवण बनेगा यानी जिंक क्लोराइड, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये निशान किसका है, गैस का, जो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। एक और उदाहरण देखें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, और आप उस गैस को कैसे जांचेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, ये एक रंगहीन गैस है। जब हम इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मोमबत्ती है उसमें से एक आवाज फट फट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉपिंग साउंड, वो निकलेगी और मोमबत्ती जलती रहेगी, मतलब फट फट करते हुए वो जलेगी। एक और क्वेश्चन है कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए दही हो गया या अचार हो गया, सिरका हो गया, इनको हम कभी भी हमें इनको किसी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा अचार वगैरह जो डलते हैं घर में, जो बड़ी दादी वगैरह होती है वो किस में डालती है, मिट्टी के बर्तन में या वो चीनी के बर्तन में। दही भी जो हलवाई होता है, अच्छा, वो मिट्टी के पात्र में ही जमाता है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों, क्योंकि दही और ये सब क्या है, खट्टे पदार्थ, और खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल। तो वो अम्ल किससे अभिक्रिया कर जाएगा, उस पात्र के धातु से, और क्या बना लेगा, हानिकारक लवण बना लेगा, जिससे वो भोज्य पदार्थ जो है खाने योग्य नहीं रहेगा। तो यही दो इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पे देख लेते हैं। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस रंगहीन होती है और जलती हुई मोमबत्ती को इसके संपर्क में लाने पर फट फट की आवाज के साथ जलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो धातु से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण उत्पन्न करता है, जिससे वो खाने योग्य नहीं रह पाते। अर्थात इन्हें कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। यहाँ आपके एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन कवर हो गए। दूसरी अगर हम अभिक्रिया देखें तो धात्विय ऑक्साइड के साथ क्या होगा, यहाँ भी लवण बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, जल। जैसे हमने एक अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना HCl, और एक धात्विक ऑक्साइड ले लिया जिंक ऑक्साइड, तो क्या बन गया, ZnCl2 लवण, और क्या बन गया हमारा साथ ही जल। तीसरी अभिक्रिया है धातु कार्बोनेट के साथ। इसकी मुख्य अभिक्रिया देखते हैं, अम्ल और किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और गैस निकलेगी। निकलने वाली गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एक अम्ल ले लिया HCl, कोई भी धातु कार्बोनेट ले लिया, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये क्या बन गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जल बन गया और CO2। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4, और अब हमने कौन सा कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो लवण बना सोडियम सल्फेट, जल बना और CO2। फिर वही बात, अब इसको जांचेंगे कैसे कि निकलने वाली गैस CO2 है। सबसे पहले अगर हम इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो क्या होगी, वो बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 क्या करती है, हमारी आग को बुझाती है। और साथ ही एक और परीक्षण भी हम कर सकते हैं, अगर हम इस गैस को लाइम वाटर यानी चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे प्रवाहित करवाएंगे तो हमारा एक श्वेत अवक्षेप बनेगा। श्वेत अवक्षेप बनने पर अगर हम इसमें और CO2 गैस प्रवाहित करवा दे तो ये उसमें क्या होगा, घुलनशील होगा और क्या बना लेगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वही लिखा है यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट में, उत्पादित CO2 गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, वह साथ ही इसे चूने के पानी यानी CaOH के होल ट्वाइस में प्रवाहित करने पर ये श्वेत अवक्षेप बनाती है। CO2 गैस और चूने का पानी ले लिया, क्या बना, हमारा अवक्षेप। ऊपर से नीचे एरो क्या बता रहा है, अवक्षेप। ये हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, CaCO3 का अवक्षेप और जल बन गया।
अब अधिक मात्रा में इसमें CO2 प्रवाहित करने पर ये अवक्षेप जल में विलयशील है, यानी जो सफेद रंग आया था वो फिर से चला जाएगा। CaCO3 इसी का अवक्षेप मिला था, हमने अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करवा दी और क्या बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ हमारी एक बात क्लियर हो गई कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। कार्बोनेट थोड़ा हिंट ले लीजिए माइंड में, CO3 तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी? CO2। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हमने एक अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ले लिया, तो वही क्या बना हमारा? लवण बना, जल बना और CO2 गैस निकली। बिल्कुल इसी की तरह ये अभिक्रिया है, यानी जहाँ कार्बोनेट है वहां कौन सी गैस निकल रही है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन से संयोग करके लवण और जल बनाते हैं। क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो वो हमें कौन से आयन देते हैं? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि अम्ल क्या दे रहे थे हमें? H आयन। होता क्या है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार, यानी कि एल्कली। तो वही लिखा है, देखते हैं। क्षारक ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं और क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन ऋणायन उत्पन्न करते हैं। एक बहुत, जैसे इसका पहले उदाहरण क्या है, जैसे जितने भी धात्विय ऑक्साइड होते हैं MgO, CuO, FeO, तो ये सब हमारे किसका उदाहरण है? क्षारक का। साथ ही धात्विय हाइड्रोक्साइड NaOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस इत्यादि। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने जो बोला कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते और जो घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्षार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ आयरन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड CuO व FeO, ये क्या है? हमारे धात्विय ऑक्साइड हैं। किससे संयोग करके? अम्ल से संयोग करके लवण व जल बनाएंगे, लेकिन ये जल में अघुलनशील है तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन उपलब्ध नहीं कराएंगे। वही इंपॉर्टेंट नोट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे ZnO, FeO, CuO क्षारक होते हैं, पर क्योंकि ये अम्ल से संयोग करके जल व लवण बनाते हैं, परंतु ये जल में अविलय होने के कारण OH आयन नहीं देते। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है आपको क्षारक यानी बेस और क्षार एल्कली दोनों में डिफरेंस, दोनों में जो अंतर है वो समझ आ गया होगा। क्षारक क्या है? सभी घुल नहीं पाते जल में, जो घुल गए वो क्या है? क्षार। और जब ये घुल जाएंगे तो ये हमें क्या देंगे? OH आयन देंगे और वहां वो अम्ल से संयोग करके हमारे क्या बनाएंगे? लवण व जल। याद कीजिए अम्ल में हमने अभिक्रिया भी करी थी कि अम्ल की धात्विय ऑक्साइड के साथ ZnO के साथ करी थी हमने, तो क्या बना था? हमारा लवण ZnCl2 और हमारा जल बना था। अब हम देखते हैं हमारे क्षारक के प्रकार। तो वही दो प्रकार, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, जैसे कि अम्ल थे, नाम से पता चल रहा है प्रबल, तो यानी यहाँ ये जल में पूरी तरह वियोजित होकर बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ये वे क्षारक हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे NaOH और KOH। जबकि दुर्बल क्या है? ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते और कम मात्रा में OH आयन देते हैं। ये वे क्षारक है जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते अर्थात कम मात्रा में OH आयन देते हैं, जैसे NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH का होल थ्राइस।
अब हम क्षारकों के भौतिक गुण देख लेते हैं। क्षारक स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते थे? खट्टे। और हमारे ये क्षारक कैसे हैं? तीखे हैं और कड़वे हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहे थे? AB एसिड क्या कर रहे थे? ब्लू टू रेड, नीले को लाल। और जबकि क्षारक क्या करते हैं? हमारे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। बिल्कुल इनका सोपी टच होता है, जब आप इसे छू कर देखेंगे तो साबुन की तरह। चौथा, अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जैसे कि इसके भी अगर संपर्क में हमारा कागज या कोई भी कपड़ा आ जाएगा तो वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आखिरी, क्षार OH आयन उपलब्ध कराने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल कौन से आयन दे रहे थे? H आयन। और ये कौन से आयन दे रहे हैं? OH आयन। तो दोनों ही हमारा क्या करेंगे? विद्युत के चालन में सहायता करेंगे। एक NCERT का क्वेश्चन है, अगर मैं NaOH के विलयन में OH की सांद्रता बढ़ाती जाऊं तो उसमें क्या होगा? OH अगर मैं और मिलाती जाऊं तो उसकी जो प्रकृति होगी, जो क्षारीयता होगी, वो और बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि OH आयन आप ज्यादा उसमें कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में। ठीक उसी तरह अगर मैं किसी प्रबल अम्ल को तनुकृत करती जाऊं, उसमें पानी मिलाती जाऊं, तो H आयन की उस पर क्या फर्क पड़ेगा? H आयन की सांद्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। दोनों में समझ आया ना? NaOH में अगर OH आयन में और मिला रही हूँ, घोल रही हूँ, तो OH आयन यानी क्षारीयता की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और अगर किसी अम्ल को तनुकृत कर रही हूँ, पानी मिला रही हूँ, तो उसमें H आयन की मात्रा कम होती जाएगी। अब हम देख लेते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। पहला हम देखते हैं धातु के साथ। जब हमने अम्ल और धातु की क्रिया कराई थी तो कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस और लवण बना था। ठीक वैसी ही ये है। क्षारक और धातु की जब अभिक्रिया होगी तो हमारा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने क्षारक ले लिया एक NaOH, धातु ले लिया Zn, तो मेरा क्या बना? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट लवण, और हमारी गैस निकली हाइड्रोजन। ये थोड़ी स्पेशल रिएक्शन है क्योंकि इसमें आप देखेंगे धातु Zn नेगेटिव ऋणायन के रूप में प्रेजेंट है। दूसरा देख लेते हैं अधात्वीय ऑक्साइड के साथ। जब हमने धात्वीय ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई थी तो क्या बना था? हमारा लवण और जल। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमारा लवण और जल बनेगा। क्षारक प्लस अधात्वीय ऑक्साइड के साथ किया तो क्या बना? लवण व जल। क्षारक ले लिया हमने, कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अधात्वीय ऑक्साइड CO2 सब जानते हैं, और हमारा क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट लवण CaCO3, और किसका निर्माण हुआ? हमारा जल का। अब हम देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वो अभिक्रिया जहाँ हमारे क्षार और अम्ल दोनों का संयोग हो रहा है। तो अब उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल व क्षार आपस में संयोग करके हमारा क्या बनाते हैं? लवण व जल। जल क्यों बनता है? क्योंकि अम्ल ने क्या दिया? H आयन, और क्षार ने हमारा क्या दिया? जल में घोलने पे OH आयन। H प्लस OH नेगेटिव आयन, यानी ऋणायन और धनायन, ये मिलके H और OH क्या बना लेते हैं? हमारा जल। तो वही लिखा है यहाँ, किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण एवं जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा? लवण प्लस जल। उदाहरण देखिए, अम्ल ले लिया जैसे हमने HCl, क्षार ले लिया हमने NaOH ले लिया, कोई और भी क्षार ले सकते थे, तो लवण बन गया NaCl। इसने क्या दिया? अम्ल ने H, और इसने क्या दिया? OH। इन दोनों के संयोग से क्या बन गया? जल। दूसरा उदाहरण भी, कोई दूसरा अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4, और हमने क्षार ले ली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट लवण बन गया, और हमारा क्या बन गया? यहाँ पे जल बन गया। तो ये जल क्यों बना? अम्ल ने H आयन दिया और क्षार ने हमारा OH आयन दिया। आज हमने अपने इस पार्ट में अम्ल और क्षारक ये अच्छे से समझ लिया, ये क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण का अध्ययन कर लिया। साथ ही हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ ली। आपके NCERT का क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर बताइए, तो वो भी यहाँ कवर हो गया। अब हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे pH स्केल, सूचक व लवण। धन्यवाद।